अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। देखिए लास्ट टाइम हमने जितने भी एटम्स की जितनी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एटॉमिक साइज़ के लिहाज से अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल यानी जिसे हम पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं हमने उनको डिस्कस किया था। तो अब हमारा जो है वो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ बॉन्ड के। एटम जो है वो बॉन्ड बनाता तो है लेकिन किस तरह के। ये हमारे पास जनरली 3 टाइप्स है, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हमारे पास है आयनिक बॉन्ड। अब स्टूडेंट एक हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट है लीवस कॉन्सेप्ट। लीवस ने जो जितने भी बॉन्डिंग है इसको एक्सप्लेन किया था अपनी अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमने 2-3 थ्योरीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड के लिहाज से है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट, और इस तरह जो है वो आयनिक बॉन्ड है। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। देखें ये आपने 9th क्लास में भी इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। स्टूडेंट ऐसा बॉन्ड जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन टू आयंस, यानी एक हमारे पास पॉजिटिव है दूसरे वाला नेगेटिव, इनके दरमियान अब डिफरेंट चार्जेस आपको पता है इनके दरमियान फोर्स होगी। उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है बिटवीन डिफरेंट चार्जेस, टू चार्जेस के दरमियान। तो वो जो फोर्स है वो उनको आपस में जोड़े रखती है। इस फोर्स को हम कहते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड है। और जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है उनको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस कैटाइन एंड एनाइन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब अगर हम लीवस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करें तो इसकी डेफिनेशन है आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हमारे पास जो है एक एटम है जैसे सोडियम, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्लोरीन है। अब ये एक एटम वो मुकम्मल तौर पर इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। अब जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके पास इलेक्ट्रॉन देने का रुझान ज़्यादा है, ठीक है, यानी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो होती है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है, मतलब कि एक्सेप्ट करने की सलाहियत उसकी क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। तो हमारे पास है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम विद लो आयोनाइजेशन, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो, लो, यानी कि जिनकी अब हमारे पास जितनी भी स्टूडेंट मेटल हैं आपने याद रखना है मेटल्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लो होती है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल स्टार्ट में पाए जाते हैं, इनका साइज़ बड़ा होता है। अब आपने पढ़ा है कि प्रीवियस लेक्चर में कि जिनका साइज़ ज़्यादा होगा, ठीक है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और वो एटम जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, देने का रुझान रखते हैं टू एन अदर, दूसरे एटम को, किन को, विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, ज़्यादा। अब वो आम तौर पे जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, तो ये आपने ट्रेंड पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज। तो राइट साइड पे जितने भी हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है, और वो मोस्टली क्या होते हैं, वो होते हैं नॉन मेटल्स। तो क्लोरीन भी क्या है, ये नॉन मेटल है। इस वजह से हमारे पास जो है लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाली मेटल्स होती हैं, और हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाली वो क्या होती है, नॉन मेटल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड है ये बनता है बिटवीन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान, क्योंकि मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो ज़्यादा होती है। और मेटल वैसे भी इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 3 से कम ही होते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं। और जो नॉन मेटल है इनके पास आमतौर पे इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 से ज़्यादा होते हैं, तो ये लेने का रुझान रखती हैं। तो आयनिक बॉन्ड आपको समझ आ जाना चाहिए कि ऐसा बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने। अब देखिए स्टूडेंट होता क्या है कि जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। देखें यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर है 11, इधर भी उतना ही है, लेकिन ये कैटाइन की फॉर्म में आ गया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। एटॉमिक नंबर 11 ही है, लेकिन यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन, इधर कितने रह गए ट्रांसफ़र करने से 10। क्लोरीन है, इसके पास होते हैं 17। तो अब यहाँ पे इसके पास कितने हो गए, 18, इधर है इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस तरह ये आयंस बनते हैं। तो सबसे पहले जो है फॉर्मेशन ऑफ आयन होती है, फिर उसके बाद जो है इनके दरमियान जो है वो फोर्स क्रिएट हो जाती है। कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है एक बात आपने याद रखनी है कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस, यानी एक तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना आयनिक बॉन्ड की, दूसरा हमारे पास है एक ये भी है कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस दो बॉन्डेड एटम, यानी बॉन्डेड एटम है उनके दरमियान 1.7 से ज़्यादा हो, ये हमने प्रीवियस जो है वो लेक्चर में भी इसे पढ़ा था कि अगर 1.7 से ज़्यादा है तो वो भी कौन सा बॉन्ड होगा, वो हम उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें NaCl की, तो NaCl जो है सोडियम, इसकी है 0.9 इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है,
ठीक है, और क्लोरीन है इसकी होती है 3.4। तो इसका जो इनका डिफरेंस आ जाता है वो हमारे पास अबाउट आ जाता है, डेल्टा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो आ जाती है वो 2.0। तो इसका मतलब है कि 1.7 से ज़्यादा है ना, तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये आयनिक बॉन्ड है। और कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो मुकम्मल तौर पर आयनिक प्रॉपर्टी जो है वो शो करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास है फर्स्ट वन है कि पहला ग्रुप जब भी 7A ग्रुप के एलिमेंट से मिलेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ये आपने याद रखना है। पहले ग्रुप में अल्कली मेटल है, लिथियम सोडियम पोटाशियम है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये 7A के हैं। तो इनको एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने देना होता है, ये आसानी से एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनमें जो है वो आयनिक बॉन्ड का रुझान है। अगर हम बात करें दूसरे ग्रुप की, तो दूसरा ग्रुप जो है वो 6A ग्रुप के साथ ज़्यादा जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन दो इनको चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इन्होंने जो है वो दो इलेक्ट्रॉन क्या करने होते हैं, लॉस करने होते हैं। तो इस तरह इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, वो आयनिक बॉन्ड होता है। आगे स्टूडेंट फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। देखें यहाँ पर हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, यानी KCl की है। कोई भी आप आयनिक बॉन्ड की ले सकते हैं। तो ये आसान है, आप इसको देखें, आपकी बुक में भी दी हुई है कि पोटाशियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 19, क्लोरीन का कितना होता है 17। अच्छा, पोटाशियम का अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी स्टूडेंट ये वाली है। अब इसके 4s के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसका ऑक्टेट देखें तो पहले शेल में 2 है, दूसरे शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल में भी 8 है, चौथे में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमने पढ़ा है जिसके पास 1 2 3 हो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास पोटाशियम है, जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना है तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो इस तरह बन जाएगी 8 8 ये वाली। अब ये जो 8 1 इलेक्ट्रॉन था ये निकल जाएगा यहाँ से, तो फिर इस पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अब स्टूडेंट इसने जब इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसका मतलब है कौन सा दिया है, ज़रा ये देखें, ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसके लिए एनर्जी ये लेगा या हम इसको देंगे, प्रोवाइड करेंगे। इस एनर्जी को हमने क्या पढ़ा था, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी वो कितनी है, वो 419 किलो जूल। अब यहाँ पे मैंने देखें, अभी मैंने जो बात किया कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, देता है। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर है। तो कितना है, 419 किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन के लिए तो हमने वैल्यू पढ़ी थी 1313 किलो जूल पर मोल। देख लें ये कितनी ज़्यादा है इसके मुकाबले में। तो जो पोटाशियम है ये मेटल है और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देकर जो है ये अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेती है। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। अब ये किसके पास चला गया, ये नोबल गैस है आर्गन। आर्गन का कितना होता है 18 एटॉमिक नंबर है, ये उसके पास चला गया। अब अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो स्टूडेंट क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसके आखिरी जो है शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो हमने पढ़ा है अगर 7 हो 6 हो तो वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सेप्ट करने के बाद तो इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया। तो डेल्टा H यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इसको हम इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यहाँ पे कितनी है, माइनस में वैल्यू आएगी 349 किलो जूल पर मोल। अब स्टूडेंट देखें, ये पोटाशियम पॉजिटिव है जो बना था और ये हमारे पास जो है वो क्लोरीन Cl नेगेटिव है। ये दोनों मिलने के बाद एक क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है KCl, ये आयनिक हमारे पास कंपाउंड बन गया। ऐसे ही हमारे पास सोडियम है Na प्लस, ये Cl नेगेटिव के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे NaCl बन जाएगा। तो स्टूडेंट आपकी बुक में उसने और भी बहुत सारी एग्जांपल दी हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की दी है कि CaO है, इस तरह Al2O3 की उसने एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में। तो ये भी क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है। आप इनके अगर आखिरी वैलेंस शेल में देखें तो इन सब का आपको समझ आ जाएगी कि जो जो कैल्शियम है इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन को 2 चाहिए, ये इसको ट्रांसफ़र कर देती है। एल्यूमिनियम है, इसके आखिरी शेल में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये 3 एक एक करके, यानी एक ऑक्सीजन को फिर दूसरा, फिर इस तरह हर एक को एक एक इलेक्ट्रॉन देकर Al2O3 की फॉर्म में आयनिक कंपाउंड में आ जाता है। इस तरह हमारे पास स्टूडेंट अब जो KCl बना है, अब इसकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो क्या हुई है, इंक्रीज डिक्रीज़ हुई है या इंक्रीज़ हुई है। तो हम इसको कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है ना। तो ज़्यादातर जो आयनिक कंपाउंड हैं वो किस फॉर्म में, वो क्रिस्टल लेटेस्ट में आते हैं। जैसे NaCl है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है।
तो लेटेस्ट एनर्जी क्या हुई, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ क्रिस्टल। आमतौर पे जब चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो स्टूडेंट उनकी हाई एनर्जी होती है, जब करीब आते हैं तो लो एनर्जी पे आते हैं तो वो एनर्जी क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं एनर्जी। इस वजह से हम कहते हैं कि फॉर्मेशन के दौरान क्रिस्टल लेटेस्ट की एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर KCl बना है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, -690 किलो जूल पर मोल। तो ये इसकी जो है वो लेटेस्ट एनर्जी है। इस तरह NaCl की भी है, इस तरह हमारे पास कैल्शियम, हर एक जितने भी आयनिक कंपाउंड है हर एक की लेटेस्ट एनर्जी होगी अलग अलग से। लेटेस्ट एनर्जी की हम दूसरी डेफिनेशन भी कर लेते हैं कि अगर आप 1 मोल क्रिस्टल को तोड़ें तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी, यानी उलट हो गया ना, बनने के लिए एनर्जी रिलीज़ होगी और तोड़ने के लिए एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करेंगे, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, लेटेस्ट एनर्जी। इस तरह स्टूडेंट आगे हमारे पास आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम की कितनी है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 1 है और ऑक्सीजन की 3.4 है। तो इसका डिफरेंस जो है वो 1.7 से क्या है, ज़्यादा है। तो इस मतलब है ये भी आयनिक कंपाउंड है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो 1.6 है, इसकी है 3.4 है। तो ये हमारे पास इसका भी 1.7 से क्या है, वो ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये भी कौन सा कंपाउंड है, ये आयनिक है। ऐसे स्टूडेंट हमारे पास जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि परसेंटेज ऑफ आयनिक नेचर के एक कंपाउंड है आपके पास, लेट्स हमारे पास NaCl है। अब आप क्या बता सकते हैं कि ये 100% आयनिक है, नहीं। तो हम इसके परसेंटेज यानी क्राइटेरिया कैसे फाइंड करेंगे, वो हम देखेंगे इसके डिफरेंस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस देखना है। वही बात है कि अगर 1.7 से ज़्यादा हो तो आयनिक होगा, अगर 1.7 से कम हो तो कौन सा होगा, कोवलेंट। अगर 1.7 हो तो 50% आयनिक होता है, 50% क्या होता है, कोवलेंट होता है। देखिए उसने हमें एग्जाम्पल दिया NaCl, ये 72% क्या होता है, आयनिक होता है। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब ये है कि सारे का सारा क्लोरीन की यहाँ पे ताकत नहीं है, कुछ ना कुछ सोडियम की भी है ना। कितनी है, 0.9, यानी सोडियम भी 0.9 अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन तो बहुत ज़्यादा करता है। तो इस वजह से क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो यहाँ पे जो आयनिक करैक्टर होता है वो 72% है। तो जो बकाया है हमारे पास, यानी कितना बाकी बच जाता है, बाकी है 28%। वो 28% किसका है, वो सोडियम का है। इस तरह अगर हम बात करें सीजियम फ्लोराइड की, अब सी फ्लोरीन की 4 है तो इसे तो 100% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सीजियम की भी 0.7 है, इसका भी कुछ ना कुछ करैक्टर है इलेक्ट्रॉन को खींचने का। इस वजह से ये 100 नहीं होता, ये कितना होता है, 92% आ जाता है। इसका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फ़र्क 3.2 है, तो ये आयनिक कंपाउंड है। इसका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फ़र्क 2 है, तो ये 1.7 से ज़्यादा है, जो कि ये भी आयनिक कंपाउंड है। आगे वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कोई भी कंपाउंड जो है वो 100% इन नेचर नहीं होता, ठीक है। वो 100% नेचर नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसमें दो चीज़ें हैं। एक है कि स्टूडेंट अट्रैक्शन ऑफ आयंस, ठीक है। चार्जेस आर जो है वो मतलब हमारे पास एक पॉजिटिव है, एक हमारे पास जो है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, ये तो बात हमें समझ आ रही है, लेकिन दूसरी बात है कि उनमें रिपलियन भी तो हो रही है ना। ये जो रिपलियन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स यानी और न्यूक्लियस के, देखें पॉजिटिव का न्यूक्लियस और नेगेटिव का, इनके दरमियान कोई ना कोई रिपलियन भी हो रही है। तो जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन है उस पर कुछ रिपलियन आ जाती है, जो कि इसकी 100% नेचर को वो क्या कर देती है, वो डाउन कर देती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, देखें क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी ये वाली इतनी सलाहियत है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3.1 है। लेकिन सोडियम की है तो है ना कुछ, जिससे 100% नेचर जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो कम हो जाती है। सीजियम की 0.7 है, फ्लोरीन की 4 है। अब फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सीजियम के साथ उसका कुछ ना कुछ करैक्टर वो डिक्रीज़ होगा। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी फिर जो है वो बॉन्ड 100% नहीं होता। और इस तरह हमारे पास 2 पॉइंट और भी हैं कि जो एनाइन होता है उसका क्लाउड फैल जाता है, क्योंकि एनाइन जब इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट एक्सेप्ट करता है ना, तो एक्सेप्ट करने की वजह से अब चूंकि उसका इलेक्ट्रॉन अपना नहीं है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्राउड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फैल जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट हो रहा होता है कैटाइन के साथ भी। एनाइन तो कर रहा है, उसकी ज़्यादा सलाहियत है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उसकी ज़्यादा है, लेकिन कैटाइन भी कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फैल जाता है। और इस तरह कैटाइन जो है उसकी पोलराइजेशन पावर, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन पावर। तो ये 2 पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं 100% नेचर के लिहाज से।